देखो ये है ह्यूमन सेल, और ह्यूमन सेल की क्या है एनाटॉमी। फिजियोलॉजी भी अपन इसमें बताएंगे, पर एनाटॉमी में इसके सारे ऑर्गेनेल्स अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो बात अपन ये करें कि ये सेल है क्या। सेल क्या है? माइक्रोस्कोपिक, है ना, आंखों से नहीं दिखेगी ये, कैसी है? माइक्रोस्कोपिक। और क्या है इसकी एक एनाटॉमी है, तो कैसी हो गई? स्ट्रक्चरल। और सभी स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं? इसके फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फंक्शनल भी। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी की बिल्कुल सबसे छोटी ये इकाई है, ठीक है। अब सेल से पहले, यानी कि अगर अपन लाइफ के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये जो बॉडी बनी है या जो भी थिंग्स बनी हुए हैं, यहाँ पर जो भी चीजें बनी हुई है, वो किससे बनती हैं? सेल से तो बनी है, पर सेल से पहले क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी कैसे हुआ है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल तो बाद में आएगा, उससे पहले एटम, है ना। तो वो जो चीजें होती हैं, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, ये क्या है? स्पिरिचुअल है, वो दिखाई नहीं देते, है ना, अदृश्य चीजें हैं, पर इसको अपन देख सकते हैं। और इसको भी किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से, इसलिए है माइक्रोस्कोपिक, है ना। तो एटम जब आपस में मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। जैसे हाइड्रोजन के दो एटम मिले तो H2 बन गया, है ना। ऑक्सीजन के दो एटम मिले तो O2 बन गया। तो H2 और O2 क्या हुए? मॉलिक्यूल्स, है ना। उन मॉलिक्यूल्स में अगर अपन एक एटम और मिला दें, जैसे H2 है, H2 में क्या है? दो एटम है हाइड्रोजन के, एक एटम ऑक्सीजन का और मिला दिया तो क्या बन गया? H2O, तो पानी बन गया, जल बन गया। पानी क्या है? कंपाउंड है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिलकर के फिर क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं। अब सेल के अंदर बहुत सारे कंपाउंड हैं, कुछ कार्बनिक हैं, कुछ अकार्बनिक हैं, जो भी हैं सारे, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, पानी भी है। तो ये सारे पहले क्या बनेंगे? कंपाउंड बनेंगे। एटम और मॉलिक्यूल के मिलने से कंपाउंड बनेंगे, और कंपाउंड से मिलकर के फिर सेल बनेंगे। फिर सेल का एक स्ट्रक्चर होगा और उसका फंक्शन भी होगा, है ना। तो कैसी है जी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड माइक्रोस्कोपिक, यानी कि आंखों से दिखाई नहीं देती ये, इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ द बॉडी अपन कहते हैं। सबसे पहले तो अपन का जब सेल की जब स्टडी करते हैं तो सेल के तीन पार्ट आपको पता होने चाहिए। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, है ना। तो तीन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, तीन पार्ट से मिलकर के सेल बनी हुई है। अब सबसे बाहर वाली जो कवरिंग की बात करें तो इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? इसके अंदर लिपिड है, फास्फोरस है और प्रोटीन्स है, कुछ कार्बोहाइड्रेट की चेन्स भी हैं। मेन जो लेयर होती है वो लिपिड और फास्फोरस है, इनकी उसको कहते हैं फास्फोलिपिड, यानी कि उसमें दो लेयर किसकी है? है ना, नहीं, लिपिड और फास्फोरस की। तो बाहर वाली जो लेयर है वो फास्फोरस से बनी है, और अंदर वाली जो लेयर है वो लिपिड से बनी है, इसलिए कह रहा हूं उसको फास्फोलिपिड। तो बीच वाली जो लेयर है, यानी कि बाहर की तरफ क्या रहेगा? फास्फोरस के मॉलिक्यूल होंगे, और अंदर क्या रहेंगे? लिपिड के मॉलिक्यूल। उन लिपिड के मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे फिर क्या फंसे हुए हैं? प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स फंसे हैं, और कार्बोहाइड्रेट की चेन्स भी है, क्योंकि एनर्जी भी चाहिए उनको। तो जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इसमें चैनल्स बनाते हैं। चैनल क्या? वो रास्ते जिनसे कि इसके अंदर पदार्थ आएंगे और इससे बाहर जाएंगे। तो जो सेल के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, सेल के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो इसके अंदर आ जाते हैं, और इसके अंदर आने वाले जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सब बाहर चले जाते हैं। तो वो किसके थ्रू जा रहे हैं? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना। तो ये सेल मेम्ब्रेन की अगर अपन बनावट की बात करें तो ये बहुत सारे मिनरल से, प्रोटीन से, है ना, लिपिड और फास्फोरस से ये बनी होती है। इसके अंदर प्रोटीन्स की चैनल्स होते हैं जिनसे पदार्थों का आदान प्रदान होता है ना। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके अंदर जाएंगे और इसके बनने वाले बेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाएंगे। तो ये पहला स्ट्रक्चर जिसको कह रहे हैं अपन सेल मेम्ब्रेन, है ना। इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, है ना। इसके बाद इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, इस फ्लूइड को क्या कर रहे हैं? साइटोप्लाज्म, है ना। तो साइटोप्लाज्म के अंदर फिर ये क्या है? ऑर्गेनेल्स। न्यूक्लियस तो बीच में है, साइटोप्लाज्म
न्यूक्लियस के अंदर अलग है। न्यूक्लियस को छोड़ दें तो क्या बचा, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो जितने भी स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, सेल के ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं इनको, ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल, है ना। ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स बने हुए हैं। ये सब किसके अंदर पढ़ेंगे अपन, साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना। साइटोप्लाज्म तो एक फ्लूइड है, और ये फ्लूइड कहां से बन रहा है, फ्लूइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, साइटोप्लाज्म भरा है ना, ये फ्लूइड है। तो कहीं भी फ्लूइड भरा हो तो कहीं से आ रहा है ना, वो कहां से आ रहा है, कौन बना रहा है इसको, ये सेल मेम्ब्रेन ही बनाएगी। ये सेल मेम्ब्रेन से ही सीक्रेट हो रहा है, और सेल मेम्ब्रेन से सीक्रेट होकर के इसके अंदर भर गया है। अपन अगर फंक्शन की बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन तो ये है कि ये प्रोटेक्शन दे रहा है सेल को, प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। और सेकंड क्या, फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। और क्या काम कर रहा है सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द सेल, सेल के अंदर जाना और सेल के बाहर जाना। तो ये 3-4 फंक्शन होते हैं, है ना। तो ये जो साइटोप्लाज्म बना ये कहां से आया, सेल मेम्ब्रेन से। अब इसके अंदर ये सारे ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड हैं, उसके अंदर तैर रहे हैं, है ना। तैर ऐसे नहीं रहे, उसके अंदर एक साइटोस्केलेटन होता है। जैसे ये माइक्रोफिब्रिल बने, ये क्या बना रहे हैं, इसके साइटोस्केलेटन को बना रहे हैं, जिससे कि ये सारे ऑर्गेनेल्स अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित रहते हैं एक जगह, नहीं तो ये सब उलझ जाएंगे। तो साइटोस्केलेटन की वजह से ये अपनी अपनी जगह पर सिचुएटेड है, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर अपन ने देखो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं। ये क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या काम होता है भाई, स्ट्रक्चर देखें तो अपन बिल्कुल एक गोल स्ट्रक्चर दिखता है, राउंडेड स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर क्या भरा है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हैं। क्या करेंगे वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जितना भी आप जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, जो भी आप फूड ले रहे हैं, वो फूड एब्जॉर्ब होकर के इंटेस्टाइन से फिर कहाँ आता है, टिश्यू में आता है। टिश्यू से कहाँ जाता, सेल में जाता। पर सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया जब तक यूज नहीं कर सकती उसको, जब तक कि उसका फिर से डाइजेशन ना हो जाए, वो फिर से उसको डाइजेस्ट कौन करेगा, लाइसोसोम। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे हुए हैं, जो सारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और वो डाइजेस्ट हुआ फूड फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और वहां पर उसकी प्रोसेसिंग होती है, वहां एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ना। कई बार क्या होता है कि इसके अंदर की जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वो ज्यादा डाइजेशन करेंगे। मतलब जो फूड प्रोडक्ट्स आए थे उनको तो डाइजेस्ट करते ही हैं, साथ में कई बार जो लाइसोसोम को ही डाइजेस्ट कर देंगे, तो लाइसोसोम क्या होगा, खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या कहा इसको, सुसाइडल वेग ऑफ द सेल। इस सेल का सुसाइडल वेग है, ये अपने आप को भी कई बार खत्म कर लेता है, किसकी वजह से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से, ठीक है। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आ गया समझ में। इसके बाद देखिए एक ये दिख रहा है, इसका क्या नाम है, वैक्यूल। वैक्यूल का क्या काम होता है, एक्चुअली वैक्यूल होते क्या है, ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में कुछ रिक्त स्थान दिखते हैं, रिक्त खाली जगह दिख रही है, उन खाली जगह को कह रहे हैं अपन वैक्यूल। और ये इनका विशेष रूप से बहुत ज्यादा ऐसा काम नहीं है, पर अगर इसमें वास्ट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो इनमें जाकर के स्टोर हो जाते हैं, और वो यहाँ सेल मेम्ब्रेन के पास जाकर के फटते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो ये वैक्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर काम तो इसका है। देखिए इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, ये तो हो गई अपनी। अभी पहले ऑर्गेनेल्स की बात कर लें, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए डबल लेयर का स्ट्रक्चर है, इसका अलग से भी अपने डायग्राम बनाया है, जिसमें 2 लेयर होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर क्रिस्टी पाई जाती है, और वहां पर फिर एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन का काम करेंगे। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और उस ऑक्सीडेशन से इससे क्या बनता है, एनर्जी बनती है। किस रूप में बनती है, एटीपी के रूप में। तो ये एटीपी के रूप में एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो लाइसोसोम ने जो पूरा डाइजेस्ट किया था फूड को, वो सब फिर कहाँ जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पर उनका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होकर के एटीपी बनेगी। उस एटीपी को सेल अपनी एनर्जी के रूप में यूज करेगा। क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया समझ में, लाइसोसोम आ गया। देखिए इधर क्या बना हुआ है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का
क्या काम होता है? सेंट्रियोल उसके अंदर होते हैं, एक्चुअली सेंट्रोसोम के अंदर होते हैं सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल का क्या काम है? सेल डिवीजन, यानी कि अगर सेंट्रियोल ना हो तो फिर सेल डिवाइड ही नहीं होगी। तो सेल के रिप्रोडक्शन के लिए सेल को एक सेल से दो सेल में डिवाइड करने के लिए सेंट्रियोल की जरूरत होती है। जब सेल डिवाइड होती है तो ये दोनों सेंट्रियोल दोनों पोल पर चले जाते हैं और फिर ये न्यूक्लियस से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, है नी? तो उनका दो पार्ट में डिवाइड तो हो जाएंगे पर उसमें क्रोमोसोम्स का जो नंबर रहेगा वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होता उसमें। यानी कि 40 क्रोमोसोम्स इधर जाएंगे और 40 ही क्रोमोसोम्स इधर जाएंगे। तो आपको तो ये बताना है कि सेंट्रियोल का काम क्या है? सेल डिवीजन, यानी कि इसका इंपॉर्टेंट रोल किसमें है? सेल डिवीजन। ठीक है। एक ये बना हुआ है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं इसको, है ना, और गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी काय हिंदी में काय कहते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स। इसका क्या काम है? नहीं, सेंट्रोसोम एक स्ट्रक्चर है, सेंट्रोसोम एक स्ट्रक्चर है जिसमें सेंट्रियोल अंदर है। सेंट्रोसोम एक है और उसके अंदर दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, उनको कहते हैं सेंट्रियोल। वो जब सेल डिवाइड होती है तो सेंट्रियोल सेंट्रोसोम की जो मेम्ब्रेन है वो नष्ट हो जाएगी, तो दोनों सेंट्रियोल बाहर आ जाएंगे। बाहर आएंगे तो एक स्पोल की तरफ जाएगा और एक स्पोल की तरफ जाएगा। तो सेंट्रियोल सेंट्रोसोम के अंदर के स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ गए? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसका क्या काम होगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स हाँ, स्त्राव भी करेगा और स्टोरेज का काम भी है इसका। यानी कि देखिए ये इधर बनी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो हैं, एक रफ है और एक स्मूथ है। इनके अंदर क्या हो रहा है, पहले इन दोनों को समझ लें फिर इसका फंक्शन समझ में आएगा। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप की, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होंगे, जबकि रफ का मतलब है कि इसके ऊपर राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम है तो राइबोसोम का क्या फंक्शन है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब ये रफ में प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसकी पूरी ट्यूब में क्या भर गया? प्रोटीन भरा हुआ है। अब इसके जो चैनल होते हैं जो इंटरनली इससे भी कनेक्टेड रहते हैं, तो इसके अंदर जो प्रोटीन बना वो सब स्टोर कहाँ जाके हो जाएगा? गोल्जी बॉडी में। और स्मूथ में क्या बनेगा? लिपिड, यानी कि ये लिपिड के सिंथेसिस के लिए जरूरी है। और स्टेरॉयडल हार्मोन भी बनते हैं इसके अंदर, तो जो स्टेरॉयडल हार्मोन और लिपिड बनेगा वो भी कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो ये एक तरह का स्टोरेज है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा जो पदार्थ बनाए जाते हैं वो सब यहाँ करके स्टोर हो जाते हैं। जब भी सेल को जरूरत पड़ती है यहाँ से रिलीज कर दी जाती है। सीक्रेट जो आपने कहा सीक्रेशन, तो वो वहां से रिलीज कर दी। ठीक है, तो यहाँ आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी समझ गए और गोल्जी बॉडी भी समझ गए। और क्या है? अब क्या बचा? राइबोसोम। राइबोसोम देखिए, एक राइबोसोम तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है, दूसरा साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं। क्या काम है इनका? ये भी प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ हो या हो, प्रोटीन का सिंथेसिस जहाँ होगा तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, और क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? इसके जो जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको सबको अपनी अपनी जगह पर बांध के रखते हैं। ये क्या क्या बनाते हैं? साइटोस्केलेटन बनाते हैं। जैसे अपनी बॉडी का स्केलेटन है ना, हड्डियों का, उसमें सारे ऑर्गन फिट हैं, तो ऐसी सेल का जो स्केलेटन होता है वो किससे बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल से, और उसमें फिर ये सारे ऑर्गन फिट हो जाते हैं। तो ये अपन समझें कि अपनी बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी का जो हड्डियों का ढांचा है, ऐसे ही एक सेल का एक ढांचा है एक तरह से, जो काय से बना? माइक्रोट्यूब्यूल से। उसमें ये सारे ऑर्गेनेल्स फिट हो जाएंगे। ठीक है, और क्या है? राइबोसोम हो गया। माइक्रोग्लाई तो ये एक्चुअली इसकी ऊपरी सरफेस पर रहती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। कुछ सेल जो होती हैं वो मूवेबल होती है, तो मूवमेंट कराने के लिए ये सभी सेल में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि सभी सेल में, कुछ सेल में जो होगा जो मूवेबल सेल होती है ना, तो उनकी सरफेस पर ये मिलेगा। जैसे अपन ने पढ़ा था वो सिलिएटेड से, तो एक तरह की सिलिया है। ठीक है, इसके बाद क्या? ये सब हो गया। हाँ, अब बात करते हैं अपन न्यूक्लियस की। तो पहला पार्ट
क्या है, सेल मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट साइटोप्लाज्म, उसके अंदर के सारे ऑर्गेनेल्स, और तीसरा पार्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है इसका सेल का पूरा कंट्रोलर है, यानी कि जितनी भी एक्टिविटी सेल के अंदर हो रही है यहाँ से कंट्रोल होगी। क्यों यहाँ से कंट्रोल होगी, इसके अंदर क्या भरा है, जेनेटिक कोड रहते हैं, जेनेटिक। ये देखिए बीच में ब्लू कलर से बना है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोलस। अब यहाँ पे अलग से कोई लेबलिंग नहीं की उस पर, ये पूरा है न्यूक्लियस, और इसके अंदर है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए ही अपनी बॉडी के कंट्रोलर हैं। डीएनए से ही पूरा अपना बॉडी बना, उसके ऊपर जीन्स होते हैं, उसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिनसे बॉडी में जो फीचर दिख रहे हैं, अपन कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या अपने फीचर हैं, वो सब यहाँ से डिसाइड होता है ना। तो इसके अंदर पूरा जेनेटिक मटेरियल भरा है, जिसको कह रहे हैं न्यूक्लियोलस। उसके बाहर पर एक जी फ्लूइड भरा है, न्यूक्लियोलस के बाहर एक फ्लूइड भरा है। जैसे यहाँ साइटोप्लाज्म भरा था, वैसे यहाँ भी एक फ्लूइड है। क्या नाम है इस फ्लूइड का, न्यूक्लियोप्लाज्म। इधर लिखा है क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं लिखा होगा, चलो अपन ने तो उसमें जो बनाया डायग्राम उसमें लिखा है ना। तो इस फ्लूइड को क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म एक मेम्ब्रेन से घिरा है, इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स हैं, छोटे छोटे छेद हैं इसमें, देखिए छेद दिख रहा है सारे। ये छेद क्यों बने हुए हैं, इसके अंदर जो पदार्थ बन रहा है, जैसे mRNA, tRNA, सब यही बनेगा, और यहाँ से फिर बाहर आएगा सब, जहाँ करके फिर वो काम करेगा, है ना। तो इसके अंदर बनने वाले जो सब्सटेंस हैं, उन छेदों से कहाँ जाते हैं, साइटोप्लाज्म। और ये डबल लेयर में ये बनी होती है, ये भी डबल लेयर में और ये भी डबल, पर इसके अंदर पोर्स पाए जा रहे हैं। इसमें क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं, यहाँ पर छेद होते हैं, यहाँ चैनल नहीं, यहाँ डायरेक्ट होल है, उन होल से वो पदार्थ निकल निकल के बाहर आते रहते हैं। ठीक है, तो ये मेन जो सेल का है वो कंट्रोलर। और इसके अंदर क्या, क्रोमोटिन का नेटवर्क दिखेगा पूरा, क्रोमोटिन। क्रोमोसोम्स विजिबल नहीं होते, सेल को कभी भी अपन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्रोमोटिन दिखेगा, क्रोमोसोम्स नहीं दिखेंगे। क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं, जब सेल डिवाइड होती है। सेल डिवाइड नहीं होगी जब तक ये अनविजिबल रहेंगे। सेल जैसी डिवाइड होगी सारे क्रोमोसोम्स दिखाई देने लगेंगे, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नष्ट हो जाएगी, यानी कि ये टूट जाएगी। टूटेगी तो सारे क्रोमोसोम्स कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और फिर ये सेंट्रियोल दोनों तरफ चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम्स को इधर ले जाएंगे और आधे क्रोमोसोम्स को इधर ले जाएंगे। और बाद में फिर वो आपको जो सेल डिवीजन मैंने बताया, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस समसूत्री विभाजन, है ना। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स का नंबर कम नहीं होता, जितना इस ओरिजिनल सेल में है, इसकी दो जो डॉटर सेल बनेंगी उनमें भी सेम नंबर होगा, उसको कह रहे हैं अपन माइटोसिस। कहां पर होता है बॉडी में माइटोसिस, कौन सी सेल में होगा, कायिक में, अपनी बॉडी की सेल में। यानी कि या तो बॉडी को रिपेयरिंग की जरूरत हो, चोट लग जाती है, टिश्यू कट गया, तो वहां पर एकदम से क्या होगी, सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा और वो फिल हो जाएगा। और कहां पर हो रहा है, एक तो कायिक कोशिकाओं में हो रहा है, ये रिपेयरिंग के लिए, टूट फूट को ठीक करने के लिए। और किस सेल में होता है माइटोसिस, मियोसिस कहां हो रहा, जेनेटिक सेल, यानी कि जो जेनेटिक सेल हैं, जर्म सेल हैं, जो फीमेल में और मेल में बनती है। फीमेल में कौन सा बनता है, ओवम, और मेल में स्पर्म। तो वो दोनों ओवम और स्पर्म जो बन रहे हैं वो मियोसिस की वजह से बन रहा है। मियोसिस की वजह से बन रहा है मतलब उनमें क्रोमोसोम्स कितने हैं, आधे हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो क्रोमोसोम्स पूरे हो गए। जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो उनसे एक सेल बनती है, उसका क्या नाम है, जायगोट। अब जायगोट बन गया तो जायगोट में डिवीजन होगा, जब तो पूरी बॉडी बनेगी। पूरी बॉडी ऐसी थोड़ी बन गई, किससे बनी, सेल डिवीजन से। कौन सा सेल डिवीजन हुआ, मियोसिस से तो स्पर्म और ओवम बने थे, अब दोनों मिल गए, अब वो बॉडी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, माइटोसिस से। अब वहां पर समसूत्री विभाजन होगा। भाई वो तो छोटी छोटी दो सेल थी और ऐसी बॉडी बन गई जिसमें करोड़ों सेल। वो करोड़ों सेल काय से बनी, समसूत्री विभाजन से बनी है वो, है ना।
तो जो जायगोट बनता है स्पर्म ओवम से, उससे जो बॉडी बनने की प्रोसेस होती है 9 महीने तक यूट्रस के अंदर, और कौन सा डिवीजन चल रहा है? समसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोसिस हो रहा है। तो माइटोसिस या तो अपनी कायिक कोशिकाओं में रिपेयरिंग के लिए होता है या फिर अपनी बॉडी को बनाने के लिए। जायगोट के बाद जितना भी जो डिवीजन हो रहा पूरा का पूरा माइटोसिस डिवीजन है ना। इसमें अपन ने 4 फेज बताई थी, है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होगा? प्रोफेज में क्या होगा? प्रोफेज में प्रारंभिक अवस्था में, देखिए अभी मैंने कहा कि कभी भी क्रोमोसोम्स इसमें विजिबल नहीं होते। जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तो यहाँ जो क्रोमोटिन है वो क्रोमोसोम्स के रूप में दिखाई देने लगेगा, और इसकी जो मेम्ब्रेन है, कौन सी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये नष्ट हो जाएगी। नष्ट हो जाएगी तो सारे क्रोमोसोम्स कहाँ जाएंगे? साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। उसी समय जो सेंट्रोसोम है उसकी मेम्ब्रेन भी नष्ट हो जाएगी, और उसमें से जो दोनों सेंट्रियोल हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। एक सेंट्रियोल इधर जाने लगेगा और दूसरा सेंट्रियोल इस साइड में, यानी कि दोनों पोल पर दोनों सेंट्रियोल जाने लगेंगे। ये इतने चेंजेस दिखेंगे अपन को किसमें? प्रोफेज में। फिर मेटाफेज में क्या होगा? दोनों सेंट्रियोल्स दोनों पोल पर पहुंच जाएंगे, और जो क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ गए थे वो आधे इधर की तरफ मूव करने लगेंगे और आधे इधर की तरफ मूव करने लगेंगे, और सभी ऐसे धागे जैसी रचनाओं से जुड़े हुए दिखाई देंगे, है ना। ये किस में होगा? मेटाफेज में। एनाफेज में क्या होगा? कि जो अभी जुड़े हुए थे क्रोमोसोम्स वे अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग होकर के आधे इस साइड तक चले जाएंगे और आधे इस साइड चले जाएंगे। फिर एनाफेज में क्या होगा? एनाफेज, अच्छा मेटाफेज बताई थी, एनाफेज ही बताई ना। हाँ, एनाफेज में क्या होगा? आधे आधे चले गए। लास्ट क्या होगी? टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होगा? सारे क्रोमोसोम्स यहाँ एक पोल पर आ जाएंगे इधर, और इधर भी सारे आ जाएंगे। तो इधर भी 46 नंबर होंगे और इधर भी 46 नंबर होंगे। फिर सेल बीच में से टूट जाएगी, टूट के 2 सेल बन जाएंगी, उनको क्या कहेंगे अपन? डॉटर सेल। तो वो 2 डॉटर सेल बनी, वो बिल्कुल समान गुणसूत्र वाली, यानी कि उनके अंदर कितने हैं? 46 गुणसूत्र। जबकि मियोसिस में क्या होगा? ये चारों प्रोसेस होंगी इसमें भी, यानी कि उसमें प्रोफेज भी होगा, मेटाफेज भी होगा, एनाफेज भी होगा, टेलोफेज भी होगा, पर उसमें रिपीट हो जाएगा। भाई एक डिवीजन होगा तो एक डिवीजन से 2 सेल बनेंगी, और दोनों सेल बनने के बाद में उसमें क्या होगा? फिर से डिवीजन हो जाएगा। फिर से डिवीजन होगा तो वो एक सेल फिर 4 सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो 4 सेल जब बनेंगी तो जो गुणसूत्र के जो 23 जोड़े थे वो आधे आधे भागों में बढ़ जाएंगे, यानी कि टोटल कितने क्रोमोसोम्स बचेंगे? 23 बचेंगे, और 23 फिर से मिलते हैं तो फिर से 46 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना सेल कंप्लीट है। ठीक है।